चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सवाल ये है कि भाई व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम चैप्टर 2 में पढ़े थे, तो उसका भी थोड़ा रिवीजन हम कर लेते हैं। तो भाई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था वो था px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो भाई a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 क्यों होता है? अगर a 0 हुआ तो फिर ये a वाला टर्म ही बाकी रहेगा नहीं, और वो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस उसके होते हैं 2। यानी भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा कहलाता है, दूसरा जीरो बीटा कहलाता है। अब चाहे कितने भी टर्म्स हो, लेकिन उसमें डिग्री 2 वाला टर्म होना ज़रूरी है। जैसे भाई ax स्क्वायर प्लस bx है, कांस्टेंट टर्म इस वाले पॉलिनोमियल में नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ax स्क्वायर प्लस c है, x वाला टर्म इसके अंदर नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर a वाला यानी कि x स्क्वायर वाला टर्म अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि भाई व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो वो कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना होता है कि भाई जो पावर्स होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमें लिखनी होती है। यानी सबसे ज़्यादा पावर वाला जो टर्म है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उसके एक कम पावर वाला टर्म, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म। और ये जो a b और c है, जिसमें से a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म। तो a b और c तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए और इरेशनल भी, तो हमें अब रूट वाले सम्स भी करने पड़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि भाई सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं, जो हम चैप्टर 2 में भी कर चुके कि भाई x की वेरियस वैल्यूज हम पुट करते थे और किस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती थी वो हम निकाल देते, जिसको हम जीरोस कहते हैं। तो वही चीज़ इस चैप्टर में सॉल्यूशन या तो रूट की गिनी जाती है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं। उसके बाद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर एक फार्मूला हमें दिया गया है और उस फार्मूला में a, b और c की वैल्यू पुट करने पे सीधा उसका रूट मिल जाता है। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब एक भी रियल लाइफ सिचुएशंस में कहाँ कहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं। और वो वर्ड प्रॉब्लम्स जब आप करोगे तब आपको भी थोड़ा सरप्राइज होगा कि भाई इन सब चीज़ों में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन के बारे में अभी देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन पहले एक बार हम नंबर से समझते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। इसके लिए सपोज के एग्जाम्पल के तौर पे हमने 15 नंबर को लिया, तो अगर 15 के हम फैक्टर्स स्प्लिट करेंगे तो वो होगा 3 और 5। क्या होगा? 3 और 5। अगर 15 के ये दोनों फैक्टर्स है तो उसका मतलब है कि भाई 3 इंटू 5 करने पे हमें आंसर मिलेगा 15। तो इसी तरह हमें इस पॉलिनोमियल या तो इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं। यानी भाई दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाए। तो वो मेथड हम देखते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले इसमें जो काम करना है वो है कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, उसका आंसर हमारे पास आएगा 12। अब ये 12 कौन कौन से टेबल में आता है उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा 1 इंटू 12, उसके बाद 2 इंटू 6, और उसके बाद आएगा 3 इंटू 4। अब
इन तीन में से किसी का कॉम्बिनेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें ऐसे ढूंढना है जिसका आंसर 4 आए। तो इधर मैं सारे नंबर प्लस यानी सम वाले लिखूंगा और इधर माइनस वाले। तो भाई 1 + 12 हो जाएगा 13, 2 + 6 + 2 हो जाएगा 8, 4 + 3 हो जाएगा 7, 4 - 3 हो जाएगा 1, 6 - 2 हो जाएगा 4 और 12 - 1 हो जाएगा 11। तो अगर ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई सपोज के 12 होता है तो मिडल टर्म में इनमें से कोई भी नंबर हमें गिवन हो सकता है। हमें यहाँ पे 4 गिवन है, लेकिन ये एक्चुअली में -4 है। तो 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से हम -4 कैसे बनाएंगे? तो ग्रेटर नंबर पे हम माइनस लगाएंगे, स्मॉलर नंबर पे प्लस। तो ये हमारा हो गया -6 + 2 = -4। अब जो हमारा -4x टर्म था उसको हम स्प्लिट कर देंगे -6x + 2x में। तो ये -4x की जगह जो ये हमें पुट करना है वो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ। तो भाई 4x² - 6x + 2x and -3 = 0। उसके बाद ये 4 और 6 में से कौन सा नंबर कॉमन आता है? 2। x² और x में से क्या कॉमन आएगा? x। अब ब्रैकेट करके हम लिखेंगे 2x और ये 2 बाहर कॉमन है तो 6 2 के टेबल में कब आता है? यानी कि भाई 3 पे आता है। तो इधर माइनस करके हम 3 लिखेंगे और ये x तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे वापस लिखेंगे नहीं। उसके बाद प्लस ये 2x - 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? तो कुछ भी कॉमन आ रहा नहीं, तो हम 1 लिखेंगे। अब 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे भी हम देखें तो ये एक टर्म हो गया बड़ा सा और ये एक दूसरा टर्म हो गया, और इन दोनों टर्म के अंदर ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, 2x - 3 कॉमन है। तो वो ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास बाकी रहेगा 2x और +1। तो 2x + 1 = 0। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए फैक्टर्स। अब इस फैक्टर्स पे से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ये x की वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, और ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो उसका मतलब है ये फर्स्ट वाला फैक्टर या तो 0 हो सकता है या तो सेकंड वाला फैक्टर 0 हो सकता है। तो उसी तरह हम लिखेंगे 2x - 3 = 0 हो सकता है या तो 2x + 1 = 0 हो सकता है। अब इसमें से दोनों में से x की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 2x = 3 और x = 3/2। इधर भी 2x = -1 और x = -1/2। तो ये दोनों हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 4x - 3 = 0 के रूट्स या तो सॉल्यूशन। अब सेकंड सम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके अंदर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि भाई जिसके ऊपर रूट लगता है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। 2x² - 3√5x + 5 = 0। तो भाई 2 5 10 करेंगे हम। 2 5 10, x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब 10 कौन कौन से टेबल्स में आता है? तो 1 × 10 एंड 2 × 5। तो भाई इनमें से किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमें -3√5 आंसर मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो भाई ये √5 जो था उसको हम स्प्लिट करेंगे, 5 को हम स्प्लिट करेंगे √5 और √5 में, और ये 2 और √5 का एक ग्रुप बना देंगे और एक √5 को हम अलग रखेंगे। तो ये 2√5 × √5 तो उसका भी आंसर हमारे पास 10 ही आएगा, और इसका एडिशन हम करेंगे 2√5 और √5 तो उसका आंसर हमें मिलेगा 3√5। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये -3√5 है, इसलिए हम दोनों की साइन हम माइनस रखेंगे, तो हमें इधर आंसर में भी माइनस साइन मिलेगी। यानी -2√5 -√5 = -3√5। अगर ये रूट वाले सम्स में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली ऐसा याद रखिए कि भाई जो रूट वाले नंबर होते हैं ना उसको हम एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हैं। जैसे √5 है तो वो एक अलग टाइप का वेरिएबल है मान लीजिए, तो
√5 को मान लो हमने a लिखा, तो ये -2a और -a, तो ये हमारा आंसर आ गया -3a। तो रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी तरह होता है जिस तरह से वेरिएबल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के फॉर्मूला से आगे सम करते हैं। तो भाई 2x² -2√5x -√5x + 5 = 0। अब इसके अंदर जो कॉमन निकालना है तो उसके अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 and x, तो 2x कॉमन आ गया, तो इधर 2 तो बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया, तो बाकी रहा सिर्फ x। फिर माइनस, इधर इन 3 टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया और x बाहर आ गया, तो बाकी रहा सिर्फ √5। अब इधर क्या होगा, 5 का मतलब क्या होता है, √5 और √5 होता है, तो इधर एक √5 कॉमन आएगा और ये x रहेगा। क्यों √5 कॉमन आया, क्योंकि 5 का मतलब होता है √5 और √5, यानी कि भाई ये √5x है प्लस √5 इंटू √5 है, तो √5 कॉमन आ गया, तो √5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x बाकी रहेगा। दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई अगर माइनस है कॉमन निकालते वक्त उसके आगे माइनस है और इधर हमें ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ रहा है, तो यहाँ जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी वो प्लस की जगह हो गया माइनस और बाकी रहेगा इधर √5 = 0। 5 का मतलब √5 होता है, उसमें से एक √5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक √5 बाकी रहा। इन शॉर्ट ये जो कॉमन हम निकालते हैं तो उसका एक दूसरा भी, अगर आपको ज़्यादा मिस्टेक्स होती है तो क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर कॉमन निकाल दिया तो आप उसको वापस से माइंड में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि भाई 2x इंटू एक्स, तो 2x², तो हाँ ये हमारा टर्म बन गया। 2x इंटू √5, तो 2√5x हमारा टर्म बन गया, ओके। √5 इंटू एक्स, तो √5x हमारा टर्म बन गया, और √5 इंटू √5, तो 5 भी हमारा टर्म बन गया। अब इन दोनों टर्म के अंदर से जो ब्रैकेट कॉमन है उस ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल देंगे, तो x - √5 और इधर बाकी रहेगा 2x - √5 = 0। अब x - √5 = 0 और 2x - √5 = 0, तो ये हमारा आंसर हो गया x = √5 और दूसरा हो गया x = √5/2। तो इधर मैंने क्या डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो कैसे, तो सबसे पहले तो ये -√5 उधर जाएगा, = को क्रॉस करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो = को क्रॉस करेगा तो ऑपोजिट ऑपरेशन यानी भाई डिवाइड होगा, यानी भाई √5 उधर गया और 2 नीचे चला गया, तो ये 2x² - 3√5x + 5 = 0 के 2 रूट हमें मिले, √5 और दूसरा है √5/2। चलो ये तो एक सिंपल मेथड हो गई जिसमें हमने 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म है और उसको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो वो कैसे करना है, तो भाई वो सपोज के 2x² - 3 = 0, तो इसके अंदर कौन सा टर्म नहीं है, तो इसके अंदर x वाला टर्म नहीं है। अगर ये x वाला टर्म नहीं है तो इसके अंदर हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, डिफरेंशिएशन मेथड बोला है, और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला मिडल टर्म नहीं है, तो वो हमें एक आइडेंटिटी a² - b² a + b and a - b का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये आइडेंटिटी सिर्फ तभी इस्तेमाल हो सकती है जब 2x² - 3, ये बीच में साइन माइनस की होनी चाहिए। अगर बीच में साइन पॉजिटिव होगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कोई रूट निकलेगा ही नहीं, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेक्शन में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर नेचर ऑफ द रूट के बारे में भी हमें पढ़ना है। इधर हम देखते a² - b² है, यानी भी 2 अलग अलग नंबर है और उनका इंडिविजुअल स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई दोनों नंबर्स को एक प्लस और एक माइनस वाले ब्रैकेट में लिखना होता है, यानी भाई a + b और a - b। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का रूट फाइंड करना होगा। तो भाई 2 का रूट क्या होता है, नहीं होता है, तो उसको
रूट करके लिखेंगे अंडर रूट 2। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? एक्स, और उसको हम ब्रैकेट करके लिखेंगे स्क्वायर। माइनस करके 3 का रूट क्या होगा? नहीं होगा, तो उसको रूट करके ही लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर कर देंगे। यानी भाई हमने 2x² को अंडर रूट 2x होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया और 3 को हमने कन्वर्ट किया रूट 3x। यानी अब ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्म आ गया। तो अब इसके अंदर देखेंगे भाई क्या है, सिंपल, एक माइनस वाला ब्रैकेट और दूसरा प्लस वाला ब्रैकेट। तो ये हमारे हो गए दोनों फैक्टर्स यानी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से ये आंसर मिल जाएगा। अब इसमें रूट 2x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अंडर रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3 होगा, ये माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट 2 जो है वो हो जाएगा, रूट 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। अब आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 याद है तो क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते, जो डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये रूट 3 और रूट 2 जो है वो कंबाइन होकर के रूट 6 बन गए और रूट 2 और रूट 2 बन जाएगा 2। तो अब ये 2 हमारा रेशनल नंबर आ गया। डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को रखना नहीं है, उसको हमेशा रेशनलाइज करना है, नहीं तो आपके नंबर्स कट हो सकते हैं। सेम इसी तरह से रूट 3 बाई रूट 2 को रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा माइनस रूट 6 अपॉन 2। अब इस सॉल्यूशन में क्या हमें पता चल रहा है कि भाई दोनों रूट्स है तो इक्वल लेकिन ऑपोजिट साइन के है। तो ये कैसा हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट वाला सिनेरियो हो गया। अब इसके बाद जो एक टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा कि भाई 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर कौन सा टर्म नहीं है, c वाला, यानी भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपली x को कॉमन निकाल देना है। x या तो जो भी कोई नंबर कॉमन निकलता है उसको हमें कॉमन निकाल देना है। तो 3x माइनस 4 ये हो गए दोनों के फैक्टर्स। तो इसमें हम दोनों फैक्टर्स को हम 0 से इक्वल कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें भी पहला फैक्टर x है उसको भी 0 से इक्वल कर दो, और दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 4 उसको भी 0 से इक्वेट कर दो। तो भाई ये तो हमारा x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आ ही गया, इधर x इज इक्वल टू 4/3 आंसर आ जाएगा। यानी इसमें भी दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। तो भाई ये थी फैक्टराइजेशन मेथड। बुक के अंदर क्या है कि भाई ये दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया नहीं है, क्योंकि ये 8th और 9th में हमें पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये 10th में भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें और भी काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे भाई नेचर ऑफ रूट, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। और ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना है, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और साथ साथ में आप कमेंट में अपने शहर का नाम भी डाल देना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।